केमिकल कंट्रोल एंड इट्स इंटीग्रेशन। क्लियर? कुछ बातें हम रिवाइज करा दे रहे हैं, थोड़ी बहुत बातें। केमिकल कंट्रोल और हमारे पास न्यूरल कंट्रोल, दो चीजें हुआ करती थी। हम न्यूरल कंट्रोल को क्या बोलते थे? न्यूरल कंट्रोल के बारे में क्या बताते थे? ये बहुत ही फास्ट है। कैसा है बताइए? फास्ट है बट शॉर्ट ड्यूरेशन। क्या यही बातें बता रहे थे हम आपसे? बट अगर हम बात करते हैं केमिकल कंट्रोल की, अगर हम बात करें किसकी? केमिकल कंट्रोल की बात करते हैं, तो केमिकल कंट्रोल हमारा कैसा होता है बताइए? स्लो होता है, बट कैसे होते हैं बताइए? लॉन्ग लास्टिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। क्या यही बता रहे थे हम आपसे? यानी हमने ये कहा कि आपसे जब भी हम बात करते हैं कंट्रोल की, तो दो तरीके के कंट्रोल बताए थे। कितने तरीके के कंट्रोल बताए थे? दो तरीके के कंट्रोल पढ़ाए थे, एक न्यूरल कंट्रोल और एक हमारे पास केमिकल कंट्रोल। न्यूरल कंट्रोल हमारे पास क्या होता था? बहुत ही फास्ट होता था, उसके लिए एक अलग चैप्टर हमने पढ़ा दिया और आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये कहा था कि हार्मोनल जो कंट्रोल होता है, केमिकल कंट्रोल, यानी आने वाला चैप्टर आपके एनसीईआरटी ने बोला था कि आगे आप पढ़ेंगे, तो उसकी बारी आ गई है, अब आगे हम पढ़ाएंगे। ठीक है, केमिकल कंट्रोल किस तरीके से किया जाएगा। तो हमने ये कहा कि अगर किसी भी हार्मोन्स की या हमारी बॉडी की एक्टिविटी को अगर कंट्रोल किया जाए बाय ए केमिकल सब्सटेंस, और वो केमिकल सब्सटेंस का नाम होता है हार्मोन। क्या होता है? हार्मोन। हार्मोन जो शब्द दिया गया है वो हमारे पास हार्मोन से लिया गया है, और हार्मोन का मतलब होता है एक्साइटेड करना। सुनते ध्यान से। हमने ये कहा कि हमारे पास दो तरीके का कंट्रोल पढ़ा है हमने, एक न्यूरल कंट्रोल और एक हमारे पास केमिकल कंट्रोल। अब बात आती है केमिकल कंट्रोल की। तो केमिकल कंट्रोल हमने क्या बताया कि अगर हमारी बॉडी की एक्टिविटी अगर किसी एक केमिकल के द्वारा क्या की जा रही है? रेगुलेट की जा रही है। और वो रेगुलेशन कैसे किए जाएंगे? किसी न किसी एक केमिकल सब्सटेंस से। क्या बोला हमने? किसी न किसी एक केमिकल सब्सटेंस से हमारे पास क्या किए जाएंगे? कंट्रोल किए जा रहे हैं। और वो केमिकल सब्सटेंस क्या है हमारा? यही केमिकल सब्सटेंस हमारा क्या है? हार्मोन है। यही हमारा केमिकल सब्सटेंस क्या है? हार्मोन। अकॉर्डिंग टू ओल्ड कन्वेंशन, दोनों बात ध्यान समझेंगे। अगर हम ओल्ड कन्वेंशन की बात करते हैं, तो हार्मोन के बारे में ये बोला गया है कि एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो हमारे पास ग्लैंड बनाती हो और वो सिक्रीट करती हो। यानी हमने ये कहा कि इनको बनाने के लिए कोई ना कोई एक ग्लैंड होगा। क्या होगा बताइए? कोई ना कोई एक ग्लैंड होगा, और ये ग्लैंड आगे चल करके किसी न किसी अदर को कंट्रोल करती होगी। क्या करती होगी बताइए? अगर हमारी बॉडी ऑर्गन को ये कंट्रोल कर रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम क्या कहेंगे? हार्मोन बोलेंगे, ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से। क्लियर? बट नया कन्वेंशन क्या कहता है कि अगर हमने ये कहा कि ग्लैंड की अगर हम बात करते हैं, हमने किसकी बात की? ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से। यानी अगर कोई भी ग्लैंड है, वो इंडोक्राइन ग्लैंड हो सकता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है, या किसी भी तरीके का ग्लैंड होता है, अगर किसी केमिकल सब्सटेंस का अगर क्या कर रहा है बताइए? सिक्रीशन कर रहा है, सिंथेसिस कर रहा है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हार्मोन बोलते हैं। जबकि ये नया कन्वेंशन के हिसाब से ये डिफिनीशन हमारी गलत होती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम इनको ग्लैंड बोलते हैं, तो तीन शब्द हमें क्या होते हैं कि नजर आते हैं। जैसे पहला एक हमारे पास सब्सटेंस होता है रेनिन। कहाँ नाम सुने हो रेनिन का? यानी ये हमारे पास रेनिन भी तो एक तरीके का हार्मोन है, और ये कौन सिक्रेट कर रहा है? किडनी बना रहा है। क्या किडनी ग्लैंड है? नहीं। समझ में आई बात? चलिए, दूसरा पॉइंट आता है कि हमारे पास कभी भी हमने जिंदगी में ANF बताया था, याद आ रही है? इसका फुल फॉर्म बताओ। चलो तुम बताओ, कहाँ से निकलता है? हाँ,
हाइपोथैलेमस से, हाइपोथैलेमस तो ग्लैंड है। कहाँ से निकलता है भाई? हार्ट से। क्लियर? हार्ट से। क्या हार्ट हमारा ग्लैंड है? नहीं। आपने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन अगर हमसे पढ़े होते तो सी के पढ़ाते। क्लियर? कोई पढ़ा होगा तो जरा बता दे कहाँ से निकलता है। कहाँ से? सुनाई नहीं दिया, गलत सुनाई दिया इसलिए नहीं सुनाई दिया मुझे। इंटेस्टाइन से, पेनक्रियास से नहीं। ठीक है, काइलोसिस्टेकाइनिन जो होते हैं हमारे पास वो इंटेस्टाइन से निकलते हैं। क्लियर? यानी अगर हम बात करते हैं कि इन तीनों शब्दों को, ये तो हार्मोन है, क्या ये ग्लैंड से निकल रहे हैं? नहीं। तो यानी हार्मोन का एक अलग डिफिनेशन होना चाहिए अच्छा सा। क्लियर? यानी रेनिन हुआ, एनएफ हुआ, ये सब हुए, ये सब के सब न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट है। न्यूट्रिएंट का काम है हमारा, एएनएफ भी करता है, रेनिन भी हमारा न्यूट्रिएंट ही है। इसलिए नया कन्वेंशन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू न्यू कन्वेंशन, अगर डिफिनीशन बोली जाएगी तो हमें 3 शब्द याद रखने हैं। पहला शब्द हमें ये याद रखना है, हार्मोन्स आर द नॉन न्यूट्रिएंट सब्सटेंस। कैसे सब्सटेंस? यानी अगर हम किसी भी हार्मोन के बारे में अगर हम डिफिनीशन बोलें, अभी लिखना नहीं, अभी समझना है, हम लिखवाएंगे सब कुछ। क्लियर? तो हमने ये कहा कि हार्मोन एक तरीके का नॉन न्यूट्रिएंट मटेरियल है। कैसा मटेरियल है बताइए? नॉन न्यूट्रिएंट मटेरियल है। नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब हम क्या समझेंगे? इससे हमें किसी भी तरीके की नरिशमेंट हमें नहीं मिलेगी, यानी न ग्लूकोज है, न फ्रक्टोज है, न किसी तरीके के न्यूट्रिएंट मटेरियल ये नहीं है। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने ये कहा था कि ओल्ड कन्वेंशन के हिसाब से, यानी हार्मोन एक तरीके का ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो अदर कंट्रोल करता हो बॉडी की एक्टिविटी को। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बॉडी की एक्टिविटी को कंट्रोल करे, ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज पहुंचाने का काम करता है। बॉडी कंट्रोल होगी कि नहीं होगी वो कुछ और डिसाइड करेगा। यानी ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है? इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम करता है। किसका काम करता है? यानी ये क्या करता है? ये एक्ट एज इंट्रासेलुलर, नहीं मैं बोल रहा, इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये किसका काम कर रहा है? इंटरसेलुलर मैसेंजर का काम कर रहा है। 3-4 डिफिनीशन और है, उसको ध्यान से समझेंगे। न्यूट्रिएंट नहीं है, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम कर रहा है, इनका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। मॉलिक्यूलर वेट क्या है बताइए इनका? लो। यानी इनका मॉलिक्यूलर जो वेट होता है, ठीक है, वो बहुत ही लो होता है। क्लियर? और सबसे लास्ट पॉइंट जो लिखाने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा, सीक्रेट इन लो अमाउंट, सीक्रेट इन लेस क्वांटिटी। यानी हमने ये कहा कि ये क्या होता है? लेस अमाउंट में निकलता है। समझ आई बात? यानी हमारे पास अगर हार्मोन की डिफिनीशन बोली जाएगी तो ये चारों शब्द आने चाहिए। क्लियर? एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन सुन लेते हैं। हमने ये कहा कि हार्मोन हमेशा क्या होता है? लेस अमाउंट में निकलता है, एक्सेप्ट, सारे हार्मोन हमारे लेस अमाउंट में निकलते हैं एक्सेप्ट HCG। क्या है HCG? ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ये हमारे फीमेल के अंदर क्या होती है कि इतना ज्यादा निकलती है, ठीक है, कि इतना ज्यादा निकलती है कि यूरिन के रास्ते भी निकल जाती है, और जिससे हम प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं। क्या टेस्ट करते हैं? जब कोई भी गर्ल्स प्रेग्नेंट होती है तो उनके बॉडी के अंदर ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन की क्या होती है? वैल्यू बढ़ जाती है, और कई बार ये मेटाबोलाइज जब होती हैं तो ये हमारे यूरिन के रास्ते निकल आती हैं, और ये ग्रेविडेक्स टेस्ट में मदद करती हैं। नाम सुना है ग्रेविडेक्स टेस्ट? प्रेगनेंसी टेस्ट का नाम ही है। हूँ क्या कर रहे हैं? तो यानी क्या है कि ये हमारे पास जो होता है कि ये जो HCG जो हार्मोन होता है, नहीं समझ पाए ना, बहुत लेट समझोगे बहुत लोग। क्लियर? तो हमारे पास क्या होता है कि जो HCG जो हार्मोन होती है वो बहुत ही लार्ज अमाउंट में निकलती है।
और लार्ज अमाउंट में निकलती है तो कभी कभी यूरिन के रास्ते निकलती है, और यही हमारे ग्रेविडेक टेस्ट में काम आती है। इकलौती हार्मोन है। अगर किसी के यूरिन में अगर हमारे पास क्या हो रही है कि HCG का अमाउंट बढ़ रहा है, तो मैं ये नहीं पूछूंगा ये लड़का है या लड़की है, मैं तुरंत बता दूंगा वो प्रेग्नेंट है। ये मेरे पास ये मत आते जाना कि सर मैं तो लड़का हूँ। अगर तुम्हारे यूरिन में भी HCG दिखा मुझे, लड़कों में भी, तो मैं आंख बंद करके बोलूंगा बेटा कॉन्ग्रेचुलेसन। समझ आ रही बात? चलिए जल्दी करिए, लिखते हैं, फोटो कॉपी कर लीजिए तुरंत। चलिए नोट डाल करके एक पॉइंट लिख लेते हैं ना, नोट डाल करके। अच्छा ये लिख लिया। हार्मोन की डिफिनेशन क्या समझेंगे? सबसे पहला पॉइंट, नॉन न्यूट्रिएंट, एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर, लो मॉलिक्यूलर वेट, सेक्रेट इन लेस क्वांटिटी। ठीक है, ये कंट्रोल कर रहा है हमारी अदर एक्टिविटी को, ये कंट्रोल करता है हमारी अदर एक्टिविटी को ना। HCG इज द ओनली हार्मोन, इकलौती एक ऐसी हार्मोन है जो ज्यादा अमाउंट में निकलती है, इसके अलावा और कोई एक्सेप्शन हम नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, HCG is the only hormone which secrete in excess amount, which secrete in excess amount and passes via urine, ये हमारी यूरिन से पास होती है। ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा ग्रेविडेक्स टेस्ट। ग्रेविडेक्स टेस्ट न समझ में आए तो प्रेगनेंसी टेस्ट लिख लीजिएगा। ठीक है, कई सारे होते हैं, क्लियर? प्रेगनेंसी टेस्ट, एक प्रेगा किट आता है, एक प्रेगा न्यूज आते हैं, कई सारे होते हैं, क्लियर? वो सब के सब ब्रांड के नाम हैं, वो किट सब के सब ग्रेविडेक्स में ही आते हैं। समझ आई बात? इतना पॉइंट समझ में आया? अब नेक्स्ट पॉइंट हम समझते हैं। अब हमने ये कहा कि हमारे पास हर एक हार्मोन्स को बनाने के लिए कोई ना कोई एक स्पेशलाइज्ड सेल्स होंगे ना, और वही स्पेशलाइज्ड सेल्स मिल करके टिश्यू बनाएंगे, और वही टिश्यू मिल करके आगे ऑर्गन बनाएंगे। यानी एक तरीके का ऐसा ऑर्गन जो हमारे पास हार्मोन बनाता हो। ठीक है, हार्मोन बनाने वाले कौन से होते हैं? वही हाइपोथैलेमस, वही ग्लैंड। ठीक है, तो यानी हमारी बॉडी की कुछ सेल्स क्या होती हैं? मॉडिफाइड हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? मॉडिफाइड हो जाती हैं, और जो हार्मोन की सिंथेसिस एंड सिक्रीशन का काम करती हैं, और उसी के हमारे ऑर्गन का नाम क्या है? ग्लैंड। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं हमारे पास ग्लैंड। हेडिंग क्या हो गया हमारे पास? हेडिंग हो गया हमारे पास ग्लैंड। हेडिंग हो गया हमारे पास ग्लैंड। लिखेंगे ग्लैंड के बारे में। ग्लैंड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ टिश्यू। ये मॉडिफिकेशन है किसके? टिश्यू के। ठीक है, ग्लैंड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ टिश्यू विच सिंथेसाइज एंड सिक्रीट हार्मोन। ये क्या है बताइए? मॉडिफाइड टिश्यू है, और यही क्या करती हैं? सिंथेसाइज करती हैं। क्या करती हैं? सिंथेसाइज करती हैं, एंड सिक्रीट भी कर रही हैं। सिक्रीट, क्या सिक्रीट कर रही हैं? हार्मोन सिक्रीट कर रही हैं। यहां तक किसी को तकलीफ नहीं? ठीक है, यानी ग्लैंड हम सभी को नहीं बोलेंगे। हमारे पास किडनी भी है, किडनी भी तो हमारे पास बना रहे हार्मोन, बट वो ग्लैंड नहीं कहलाएंगे। समझ आई बात? यानी ये मॉडिफाइड होती हैं किसी भी टिश्यूज की, और यही टिश्यूज आगे चल करके क्या करते हैं? मॉडिफिकेशन करके हार्मोन की सिंथेसिस भी करते हैं और सिक्रीशन, दोनों का काम कर रहे हैं। अब पूछा यह जाता है कि सिंथेसिस तो कर रहे हैं तो ठीक है, बट सिक्रीशन कहाँ कर रहे हैं? इस बात को लेकर के हमारे पास ग्लैंड दो तरीके के होते हैं। अगर किसी भी ग्लैंड अगर हमारे पास हार्मोन्स बना रही है, और अगर उसका सिक्रीशन अगर डायरेक्ट ब्लड में कर रही है, तो ऐसे ग्लैंड को हम बोलते हैं क्या? इंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर किसी भी हार्मोन को सिक्रीट करने के लिए उसको एक स्पेशल अगर डक्ट की जरूरत पड़ रही है, तो उसे हम बोलेंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं? यानी हमने ये कहा कि हमारे पास ग्लैंड तो हार्मोन तो बना रही है, कॉमन टर्म है सबके लिए, बट अगर इसकी सिक्रेशन अगर डायरेक्ट ब्लड में हो रहा है तो इंडोक्राइन, और अगर उसके लिए एक स्पेशल डक्ट की जरूरत पड़ रही है तो हम क्या बोलेंगे उसको? एक्सोक्राइन। एक ग्लैंड होती है हमारे पास हेटेरोक्राइन ग्लैंड। क्या होती है? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्या होती है कि एक तरीके के एक्सोक्राइन ग्लैंड ही है ये, इंडोक्राइन नहीं बोल रहा। यानी एक तरीके का ऐसा एक्सोक्राइन ग्लैंड जिसका फंक्शन अदर भी हो। क्या हो बताइए? अदर फंक्शन भी हो। जैसे हमारे पास आते हैं टेस्टिस। टेस्टिस क्या है हमारे पास? एक हमारे पास ऐसा ग्लैंड
जो हमारे पास हार्मोन तो बना ही रहा है, इसका सिक्रीशन भी कर रहा है, बट उनके अलावा एक अदर फंक्शन भी कर रहा है। और अदर फंक्शन क्या है हमारा? हार्मोन के अलावा क्या फंक्शन है? गैमेटोजेनेसिस करना, ठीक है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन भी कर रहा है टेस्टिस। और सेम यही हाल किसका है? ओवरी का। ओवरी भी हमारा क्या है? ग्लैंड है, ठीक है। ग्लैंड के अलावा कुछ अदर फंक्शन कर रहे हैं तो वो क्या कहलाएंगे? हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहलाएंगे। समझे मेरी बात? दूसरा पॉइंट आता है कि मिक्स ग्लैंड। क्या बोला? एक मिक्स ग्लैंड आते हैं। मिक्स ग्लैंड का मतलब क्या होता है कि अ टाइप ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अगर मैंने हेटेरोक्राइन ग्लैंड, अगर मिक्स ग्लैंड बोला तो हेटेरोक्राइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये एक तरीके का क्या होता है मिक्स ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड के 3 एग्जांपल याद रखने आपको, एक टेस्टिस, एक ओवरी, एक पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी हमारे पास क्या करता है? हार्मोन का सिक्रेशन भी कर रहा है और डाइजेशन में भी हमारी ये मदद कर रहा है, ठीक है। यानी अदर फंक्शन है कि नहीं। अब बात आती है हमारे पास मिक्स ग्लैंड की। मिक्स ग्लैंड किसे कहते हैं? अ टाइप ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। ये एक तरीके का हेटेरोक्राइन ग्लैंड ही है, ठीक है, जिसका कुछ और फंक्शन और हो, ठीक है। अदर फंक्शन का मतलब पेनक्रियाज इसका बेस्ट एग्जांपल होगा। क्लियर? तो लिखेंगे हमारे पास ग्लैंड में ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, ऑन द बेसिस ऑफ सिक्रीशन, on the basis of secretion, type of gland, type of gland। नंबर 1 टाइप में आएंगे हमारे पास कौन से? एक्सोक्राइन ग्लैंड। नंबर 1 पे आएंगे हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर? एक्सोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? हमने ये कहा कि अगर किसी भी हार्मोन का सिक्रीशन अगर एक स्पेशल डक्ट के थ्रू हो रहा है तो क्या बोलेंगे? तो लिखेंगे सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन थ्रू अ स्पेशल डक्ट, थ्रू अ स्पेशल डक्ट, थ्रू अ स्पेशल डक्ट, थ्रू अ स्पेशल डक्ट, स्पेशल डक्ट is called as exocrine, is called as exocrine। क्लियर? जैसे हमने आपको सलाइवरी ग्लैंड पढ़ाए थे, पढ़ाया तो नहीं था, सिलेबस में नहीं है। जब आप सलाइवरी ग्लैंड पढ़ते हैं तो वहाँ पे 3 ग्लैंड पढ़ेंगे सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है। एक पैरोटिड ग्लैंड पढ़ते हैं, एक सबमेंडिबुलर ग्लैंड पढ़ते हैं और एक हमारे पास सबलिंगुअल ग्लैंड पढ़ते हैं। तीनों ग्लैंड से क्या होती है कि अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं? डक्ट निकलते हैं। आपने पढ़ा होगा स्टेंसन डक्ट, डक्ट ऑफ रिवाइनस, वाटसन डक्ट। 3 डक्ट होते हैं। पैरोटिड ग्लैंड से वाटसन डक्ट निकलते हैं, सब मैंडिबुलर से हमारे पास डक्ट ऑफ रिवाइनस निकलते हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड से हमारे पास निकलते हैं वाटसन डक्ट। क्लियर? यानी अलग अलग डक्ट निकल रहे हैं, नाम दिया गया है। यानी किसी भी हार्मोन के सिक्रीशन के लिए अगर स्पेशल डक्ट बन रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? एक्सोक्राइन। समझे मेरी बात? एग्जाम्पल लिखेंगे सलेवरी ग्लैंड, एग्जाम्पल हमारे पास लिखेंगे एग्जाम्पल इनका क्या लिखेंगे? सलेवरी ग्लैंड, हो गया। हेडिंग होगा हमारे पास इंडोक्राइन ग्लैंड। दूसरा हमारे पास क्या है? इंडोक्राइन इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। जैसे ये डक्ट है हमारा, ये मान चलते ये हमारे पास ग्लैंड है, ये हमारे पास क्या है? ग्लैंड है। इस ग्लैंड के पास चारों तरफ क्या पाई जा रही हैं? डक्ट नहीं पाई जा रही। इनके चारों तरफ क्या पाई जा रही है? ब्लड वेसल्स पाई जा रही हैं। इनके चारों तरफ क्या पाई जा रही है बताइए? ब्लड वेसल्स पाई जा रही है। इनके चारों तरफ ब्लड वेसल्स पाई जा रही है। क्लियर? अगर कोई भी हार्मोन अगर यहाँ से निकलता है बन करके तो ये डायरेक्ट अगर ब्लड में जा रहा है, ये डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, ये डायरेक्ट ब्लड में जा रहा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है।
तो लिखेंगे सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन, सिक्रीशन ऑफ हार्मोन directly into blood vessels, directly into blood vessels, clear, blood vessels और blood, या तो blood vessels में या तो blood में, ठीक है, is named as endocrine gland, is named as endocrine gland, named as endocrine gland। क्या किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट पड़ी क्या डक्ट की? बोलिए, किसी भी रिक्वायरमेंट पड़ी डक्ट की? नहीं, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड को हम डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको हम? यानी यहाँ पे किसी भी तरीके की डक्ट की जरूरत नहीं पड़ रही है, इसलिए इनका नाम क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। ठीक है, जल्दी करिए। इसलिए इनका नाम क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। इसलिए इनका नाम क्या है? डक्टलेस ग्लैंड। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड। एग्जाम्पल इनका क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास क्या? कई सारे हुए बट हम अभी धीरे धीरे आपको समझाएंगे। क्लियर। थर्ड हमारे पास आता है क्या? हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, समझाया हेटेरोक्राइन ग्लैंड को? हेटेरोक्राइन ग्लैंड में हमने ये कहा था कि अगर किसी भी ग्लैंड का एंडोक्राइन फंक्शन है, कैसी ग्लैंड बताइए? एंडोक्राइन ही है। कैसी बताइए? एंडोक्राइन ही, ठीक है। बट उसके साथ साथ क्या हो बताइए? सम अदर फंक्शन भी कर रही हो। क्या कर रही हो बताइए? समझ आई बात? तो हेटेरोक्राइन ग्लैंड में लिखेंगे द ग्लैंड विच हैज, ऐसे लिखेंगे द एंडोक्राइन ग्लैंड विच हैज, द एंडोक्राइन ग्लैंड which has some other function, which has some other function, some other function is called as heterocrine gland. Some other function, पहला एग्जांपल हमारे पास क्या है? दूसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? और तीसरा एग्जांपल हमारे पास क्या है? पैनक्रियाज। क्लियर? हो गया? आगे बढ़े। चलिए फोर्थ आता है हमारे पास, फोर्थ आएगा हमारे पास मिक्स ग्लैंड। फोर्थ क्या है हमारे पास? मिक्स ग्लैंड, ठीक है। मिक्स ग्लैंड क्या है? एक तरीके का हमारे पास क्या है कि हेटेरोक्राइन ग्लैंड ही है, बट उनके अलावा ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी शो करते हो। क्या बोला? यानी हमारे पास एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन दोनों, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं?
मिक्स ग्लैंड। तो लिखेंगे अ टाइप ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। हेटेरोक्राइन बोल दिया तो इंडोक्राइन अपने आप आ जाएगा, बोलिए। तो लिखेंगे अ टाइप ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड। अगर हेटेरोक्राइन बोला तो ये शब्द आ जाएंगे कि नहीं अपने आप? कुछ अदर फंक्शन भी शो करते होंगे, और क्या शो कर रहे हैं बताइए? इंडोक्राइन, ठीक है। अ टाइप ऑफ हेटेरोक्राइन ग्लैंड which shows exocrine function, which shows exocrine function। समझ आ रही मेरी बात? अगर मैंने ये बोला कि मिक्स ग्लैंड का मतलब आप क्या समझते हैं, तो आप ये समझ जाइएगा कि एक तरीका का हेटेरोक्राइन, और हेटेरोक्राइन में आप क्या क्या समझते हैं? इंडोक्राइन और सम अदर फंक्शन, ये समझते हैं। ये हेटेरोक्राइन का। इनके अलावा प्लस में क्या आ जाए बताइए? इनके अलावा प्लस में क्या आ जाए? एक्सोक्राइन आ जाए, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे? मिक्स ग्लैंड। और इनके एग्जाम्पल आपके याद होने चाहिए, पेनक्रियाज। इनके एग्जाम्पल क्या आएंगे? पेनक्रियाज। इसीलिए कभी कभी पूछा जाता है कि पेनक्रियाज क्या है, इंडोक्राइन, एक्सोक्राइन, हेटेरोक्राइन या फिर मिक्स्ड? आप क्या बताएंगे? मिक्स्ड, ठीक है। गर्मी है ना, मान चलो बहुत तेजी से वो लग रही है, ठंडी लग रही है तुम लोगों को। मान के चलना है, जब ऐसा लगे तो मान लेना है, ठीक है। हो गया? इतनी पॉइंट समझ में आई आपको? चलिए धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, क्लियर। ये चैप्टर की भी शुरुआत चल रही है, ठीक है। और शुरुआत में सबसे लास्ट पेज पे हम चल रहे हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हमारे पास हम हार्मोन के टाइप्स किस तरीके के होते हैं, या उनका नेचर क्या होता है। हर एक हार्मोन का अलग अलग नेचर होता है, उसी बेसिस पे हम हार्मोन के एक्शन बताएंगे। समझ आई बात? यानी अगर मेरे बारे में अगर आपको पता होगा नेचर, तो यानी हम आपके बारे में बता देंगे। बोली बात सही है? यानी नेचर पहले हम समझें, फिर उनका एक्शन बता देंगे, क्लियर। तो यानी हम अगर आपसे बोलें नेचर ऑफ हार्मोन, हार्मोन का हमारे पास नेचर क्या है, तो सुनते ध्यान से। नेचर ऑफ हार्मोन पहले सुनते हैं ध्यान से। हार्मोन के कई सारे नेचर होते हैं। मैक्सिमम हार्मोन जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, या पेप्टाइड नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं? प्रोटीन नेचर के होते हैं या पेप्टाइड नेचर के होते हैं। आपको टोटल 50 हार्मोन पढ़ने हैं इसमें। कितने पढ़ने हैं? 50 पढ़ने हैं। टेंशन ना लीजिए, हम याद करा देंगे, ठीक है। अभी तक भरोसा था ना? हाँ, भरोसा कायम रखो, सब चीज़ हम कराएंगे। 50 हार्मोन हमें याद रखने हैं, ठीक है। हमने ये कहा कि हमारे पास जो होते हैं नेचर ऑफ हार्मोन, कई सारे हार्मोन के नेचर होते हैं। पहला हार्मोन का जो नेचर होता है वो प्रोटीन नेचर का या पेप्टाइड नेचर का बोलते हैं। मैक्सिमम हार्मोन उसी नेचर के होते हैं, क्लियर। दूसरे नेचर में आते हैं हमारे पास स्टेरॉयड नेचर का। स्टेरॉयड नेचर में हमारे पास टोटल 10 हार्मोन है। याद करा दूंगा मैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अभी 5 मिनट में ही याद हो जाएगा आपको। आपको जो जो याद कराने को करने को बोलूं, सिर्फ और सिर्फ उतना याद करिए, बाकी न याद हो पाए सबको सब प्रोटीन में डाल दीजिए। समझ आई बात? यानी कुछ ही हार्मोन हमें याद रखने हैं, बाकी अगर हार्मोन नहीं याद हो पा रहे हैं तो समझिए उसका नेचर कैसा है? प्रोटीन नेचर का, क्लियर। तो यानी हमारे पास एक प्रोटीन नेचर का हार्मोन होता है, एक स्टेरॉयड नेचर का हार्मोन होता है, क्लियर। और एक हमारे पास आता है अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। कैसे है हार्मोन? अमीनो एसिड के डेरिवेटिव के हार्मोन। और एक होते हैं हमारे पास, दिया तो नहीं है, एनसीईआरटी ने लिख दिया है, आइडोथायरोक्सिन, ठीक है। आइडोथायरोक्सिन एक तरीके का, आइडो जो थायरोक्सिन है, थायरोक्सिन भी एक तरीके का अमीनो एसिड का ही डेरिवेटिव है, ठीक है। बट उसमें आइडो लग गया है, यानी आयोडीन अगर जुड़ गया है तो उसे हमने बोल दिया आइडोथायरोक्सिन। ये कोई अलग नहीं है, बट एनसीईआरटी ने उसके लिए अलग से लिख दिया है, ठीक है। तो 4 टाइप्स के एनसीईआरटी के हिसाब से भी हम कर लें और अपना भी काम हो जाए, उनको भी बुरा ना लगे, क्लियर। क्योंकि इतना अच्छे से शब्द लिखा है और उनको इग्नोर कर दोगे तो बुरा लगेगा, ठीक है। तो उनको भी नहीं लेना है। अगर हम पहले पढ़ा रहे होते
तो उनको हम 3 तरीके के ही बताते हैं, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव, स्टेरॉयड हार्मोन, और एक हमारे पास प्रोटीन हार्मोन। क्लियर? तो हार्मोन के नेचर हमारे पास कितने नेचर के? सबसे नंबर 1 पे कौन आते हैं बताइए? प्रोटीन नेचर के, या इसी को हम बोलते हैं पेप्टाइड नेचर के। प्रोटीन बोला या फिर पेप्टाइड नेचर बोला, तो पहला टाइप लिख लीजिए, प्रोटीन या पेप्टाइड नेचर। जल्दी करिए। चलिए, प्रोटीन हार्मोन के हमारे पास जितने भी हैं प्रोटीनेशियस हार्मोन। क्लियर? हमने ये कहा कि 10 हार्मोन हमें हाइपोथैलेमस के पढ़ने हैं। कितने हार्मोन? 10 हार्मोन हमें हाइपोथैलेमस के, और 9 हार्मोन हमें पिट्यूटरी के। कितने हार्मोन? कितने हो गए? 19। बाकी कुछ हम नाम लिखा दे रहे हैं। क्लियर? तो टोटल हमें 30 हार्मोन से क्या पढ़ने हैं? प्रोटीन नेचर के। बाकी जो आएंगे उसको हम कर लेंगे। क्या 30 के नाम याद रखने हैं हमें? नहीं, अपने आप वो याद होते चले जाएंगे, आपको चैप्टर के लास्ट तक पढ़ते 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 याद हो जाएगा। क्लियर? कई बार वो हार्मोन का नाम अगर बोलेंगे तो जाहिर सी बात है याद ही हो जाएगा। क्लियर? दूसरा पॉइंट हमने आपको ये बताया कि हार्मोन के नेचर के अलावा उसी के बेसिस पे हम मैकेनिज्म बताएंगे। क्या बताएंगे? मैकेनिज्म भी उसी के बेसिस पे बताएंगे। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे लिखेंगे हमारे पास प्रोटीन हार्मोन के, हार्मोन ऑफ हाइपोथैलेमस, एग्जाम्पल है इनके। ठीक है? दूसरा हमारे पास आता है हार्मोन्स ऑफ पिट्यूटरी, रिलैक्सिन हार्मोन का नाम सुना है, इनहिबिन का नाम सुना है। रिलैक्सिन हो गया, इनहिबिन हो गया, एचपीएल हो गया, ग्लूकागान हो गया, इंसुलिन हो गया, एचसीजी हो गया, ये सब के सब। ठीक है? रिलैक्सिन हो गया, इनहिबिन हो गया, एचसीजी हो गया, ग्लूकेगॉन हो गया, इंसुलिन हो गया, एचपीएल भी है। ठीक है? कौन है? एचपीएल। अगर ना याद आ रहा हो तो इटसेट्रा है। ईटीसी का मतलब समझते हो ना? क्या समझते हो? हाँ, इंडिंग ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी। क्लियर? जहां सोचने की क्षमता खत्म हो जाए, ईटीसी लगा करके अपनी जान बचा लीजिए आप। क्लियर? हमने ये कहा कि स्टेरॉयड हार्मोन के एग्जांपल पहले देख लेते हैं। ठीक है? इनके एग्जांपल ध्यान से समझेंगे। पहला आता है हमारे पास सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन। पहला हार्मोन का नाम क्या है बताइए? सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन। इनके एग्जांपल में हमारे पास, ये एग्जांपल ही है। ठीक है? इनमें हमारे पास 3 एग्जांपल आते हैं। तीनों एग्जांपल को पहले ध्यान से सुनेंगे। क्लियर? पहला एग्जांपल आता है हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन। थोड़ा थोड़ा सुन लेते पॉइंट। प्रोजेस्टेरॉन जो हार्मोन होता है वो एक्सक्लूसिव फीमेल हार्मोन होता है। एक्सक्लूसिव का मतलब सिर्फ और सिर्फ फीमेल में पाया जाता है। अगर कोई बॉयज अगर कह रहा है कि सर मेरे में थोड़ा सा पाया गया है प्रोजेस्टेरॉन, तो पहले उसको हम समझाएंगे तुम थोड़े से तो फीमेल हो। समझ में आ रही बात? यानी ये सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा हार्मोन है जो कहाँ नजर आएगा? सिर्फ और सिर्फ फीमेल में नजर आएगा, और कहीं नहीं नजर आएगा। अगर वो कोई बॉयज आकर के हमसे कह रहा है कि सर थोड़ा सा हमारे अंदर पाया गया है, तो समझ जाइए थोड़ा बहुत आपके अंदर फीमेल छिपा हुआ है। समझ आई बात? छिपा क्या है? पूरा है। क्लियर? दूसरा पॉइंट आता है ये एक्सक्लूसिव है फीमेल। ठीक है? फिर उसके बाद आता है हमारे पास एस्ट्रोजन। ये फीमेल में तो ज्यादातर फीमेल में पाया जाता है, बट कुछ अमाउंट में हमारे मेल के अंदर भी होती है। क्लियर? यानी ये दोनों में पाए जाते हैं, बट मेल के अंदर बहुत ही कम पाए जाते हैं, बहुत ही कम। समझ रहे बात हमारी? और फीमेल के अंदर क्या होता है? ज्यादा पाया जाता है। अगर बॉयज के अंदर पाए जा रहे हैं थोड़े बहुत, और थोड़े बहुत से अगर ज्यादा पाए गए, तो धीरे धीरे फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर बॉयज के अंदर भी डेवलप्ड होने लगता है। गैनकोमैस्टिया का नाम सुना है? नहीं सुना है?
द डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड इन मेल, ठीक है। यानी क्या है कि ये बॉयज में भी तो नजर आते हैं बट उतना ज्यादा नहीं, बहुत ही लेस क्वांटिटी में, इसलिए इनके ज्यादा फंक्शन हमें नजर नहीं आते, ठीक है। जिस हिसाब से अमाउंट उस हिसाब से फंक्शन, बहुत ही कम अमाउंट में पाए जा रहे हैं, बहुत ही कम फंक्शन होगा रिड्यूस फॉर्म में, ठीक है। अगर जिस दिन ये फंक्शनल हुए ज्यादा अमाउंट में तो समझ जाइए मजे ही मजे ना। दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास क्या, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कैसा है, एक्सक्लूसिव मेल ना, फीमेल में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, ठीक है। और थोड़ा बहुत से अगर ज्यादा हो गया दाढ़ी मूछें निकल आएंगे, ठीक है, थोड़े बहुत मेल कैरेक्टर आने लगते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिव में अगर कोई भी आएगा तो कौन आएगा, प्रोजेस्टेरॉन आएगा। चैप्टर इंटरेस्टिंग है कि नहीं है, हाँ है, क्लियर। पिछले साल का ट्रेंड, पिछले 10 साल से देख लीजिएगा, मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, मिनिमम 3 से 4 और मैक्सिमम 5 to 6। चैप्टर इंटरेस्टिंग है तभी तो मन लगा हुआ है एनटीए का ना, समझ रहे हो। इतने हार्मोन समझ में आए। चलिए दूसरा एग्जांपल हम लिखते हैं, इसी का एग्जांपल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास आता है हार्मोन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है। कई जगह पे ना सेक्स स्टेरॉयड हार्मोन की जगह पे गोनेडल हार्मोन बोल देते हैं उसको हम, कैसे हार्मोन बोल देते हैं, गोनेडल हार्मोन, ठीक है। यानी ये गोनेड से निकल रहे हैं, टेस्टिस एंड ओवरी से निकलते हैं, इसलिए गोनेडल हार्मोन बोलते हैं, क्लियर। चलिए आगे देखते हैं इनके एग्जांपल। इनके भी 3 एग्जांपल, ठीक है। पहला एग्जांपल आता है इनके पास मिनरेलो कॉर्टिकॉइड, पहला एग्जांपल क्या है, मिनरेलो कॉर्टिकॉइड है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हमारे पास आते हैं क्या, ग्लूको कॉर्टिकॉइड, क्लियर। और तीसरा एग्जांपल आते हैं हमारे पास क्या, सेक्स स्टेरॉयड। अब तो समझ में आ गया होगा सेक्स स्टेरॉयड क्या है, यही तीनों है, क्लियर। यानी कितने हार्मोन पढ़ने हैं हमारे पास, 5। अरे आंख के अंधे, 1 2 3 4 5, ये तो यही तीनों हैं इसके, समझ में आई बात। 5 हमें इनमें पढ़ने हैं, 5 हमें अमीनो डेरिवेटिव के पढ़ने हैं, 10 हो गए, बोली बात सही है। एक हमारे पास क्या आएगा आइडोथायरोक्सिन का, वो भी आइडोथायरोक्सिन भी किसका है, अमीनो डेरिवेटिव का ही है, क्लियर। उसके बाद बचते हैं हमारे पास जितने हार्मोन, सब के सब किसमें लेकर के जाएंगे हम, प्रोटीन में लेकर के जाएंगे, ठीक है। इस चैप्टर को थोड़ा आराम आराम से लेकर के जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि सब कुछ जिंदगी में जितने भी आप हार्मोन पढ़ेंगे या जितने भी ग्लैंड पढ़ेंगे अलग अलग जगहों पर, सब यही पढ़ा दूंगा, जब जब वो आएगा वो तब तब तुम्हें पूछे जाएंगे, समझ आ रही बात। यानी अगर हम टेस्टिस एंड ओवरी के बारे में यहाँ पढ़ा दे रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पूछने वाला कार्यक्रम कहाँ रह जाएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, क्लियर। जितने भी हार्मोन आएंगे सब इसी में पढ़ा दे रहे हैं, लिख लिया था। चलिए थर्ड आता है हमारे पास, थर्ड हमारे पास क्या आता है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, हार्मोन का नेचर कैसा है बताइए, अमीनो एसिड डेरिवेटिव है। हार्मोन का नेचर कैसा है, अमीनो एसिड डेरिवेटिव। कितने अमीनो एसिड होते हैं हमारे अंदर, 20 अमीनो एसिड्स, ठीक है। बायोमॉलिक्यूल आने तो सब पढ़ाएंगे 20 के 20 अमीनो एसिड, ठीक है। सुन ले ध्यान से, इनके एग्जाम्पल हमें याद रखने हैं। इनके एग्जाम्पल में हमारे पास आता है एड्रेनलिन, दूसरा एग्जाम्पल आता है हमारे पास
नॉर एड्रेनलिन। सुनिएगा ध्यान से, लाइन बाय लाइन लिखेंगे, कॉमा लगा करके पेज ना बचाइएगा ना, यहाँ पे कुछ लिखना चाह रहे हैं। क्लियर, समझ रहे हैं मेरी बात? हाँ, एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। एक होता है हमारे पास मिलेटोनिन, और एक होता है हमारे पास सेरोटोनिन। एड्रेनलिन को हम इपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं क्या? बोलिए। इनको हम इपिनेफ्रिन भी बोल सकते हैं, इस नाम से भी पूछे जाएंगे आपसे। क्लियर, इनको हम क्या बोल सकते हैं? नॉन इपिनेफ्रिन बोल सकते हैं। हमारा मकसद ये नहीं था, हमारा मकसद ये था कि जो एड्रेनलिन है, नॉर एड्रेनलिन है, और जो थायरॉक्सिन है, ठीक है, ये किसके डेरिवेटिव हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, डायरेक्ट डेरिवेटिव ऑफ टायरोसिन। कैसे अमीनो एसिड्स बताइए? टायरोसिन अमीनो एसिड्स के क्या है ये? डेरिवेटिव। क्लियर, और ये किसके डेरिवेटिव हैं? दोनों के दोनों। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ ट्रिप्टोफैन। क्लियर, सबसे सुंदर अमीनो एसिड अगर पूछा जाता है ट्रिप्टोफैन है। बहुत सुंदर स्ट्रक्चर होता है इनका डायग्राम। क्लियर, बायोलॉजी वाले केमिस्ट्री क्या जाने, इतना अच्छा केमिस्ट्री में इसका डायग्राम बनाया गया है, इसलिए इनको ब्यूटीफुल बोला जाता है। क्लियर, ये किसके डेरिवेटिव हैं बताइए? ये किसके डेरिवेटिव हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, 5 स्टार लगा करके लिखिएगा, यहीं से क्वेश्चन उठेंगे आपसे। क्लियर, हो गया? चलिए, एक आता है हमारे पास 4th टाइप में, ठीक है, थायरोनिन है, ये थायरोक्सिन नहीं। इनके एग्जाम्पल लिख लीजिए, एक ही एग्जाम्पल ही है, वो भी कौन सा? अब कहोगे सर जी थायरोक्सिन ये भी है ना, याद आ रही है? यानी ये भी किसका है? ये भी कैसा है बताइए? ये भी किसका डेरिवेटिव है? इन्हीं का है, ठीक है। बट पूछा, इसको एनसीईआरटी ने अलग से लिख दिया, मैं भी अलग से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? सिर्फ और सिर्फ आयोडिनाइज्ड फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? ठीक है, थायरोक्सिन का आयोडीन फॉर्म है ये। क्लियर, आइडोथायरोनिन। जब हम आपको थायरोक्सिन पढ़ाएंगे तो ट्राई आइडोथायरोक्सिन पढ़ाएंगे, टेट्रा आइडोथायरोक्सिन पढ़ाएंगे। क्लियर, T3 और T4 सेल्स। पीछे तक दिखाई दे रहा है ना? सब ठीक है। अब मैं बड़ा बड़ा लिखने लगा हूँ, देख रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये खत्म होता है हमारे पास क्या? नेचर। ठीक है, नेचर के हिसाब से हम क्या पढ़ाएंगे अब आपको? मैकेनिज्म। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सबसे लास्ट पेज के दूसरे पेज पे जाइएगा, सेकंड लास्ट पेज पे। हाँ बस, बहुत सही पकड़े हो। ठीक है, दो डायग्राम मिल रहे हैं। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन दिख रहा है आपको? क्या दिखाई दे रहा है? चलिए खोल लेते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। चलिए मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन को पढ़ते हैं ना, तो हेडिंग डालते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन।
सिर्फ और दिखाने के लिए बोला था, ठीक है। पढ़ाएंगे तो हम ही ना, ताकि लगे कहाँ से पढ़ाया जा रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ा देते हैं, आप लोगों को पता ही नहीं चलता एनसीईआरटी में है कहाँ, तो वो मैं दिखाने के लिए कहता हूँ, ठीक है। समझ आ रही बात? नहीं मिल रहा है? पेज नंबर 340 के आसपास देखिए, पेज नंबर बता दीजिए जरा हमें। 248 नए पे, पुराने वाले में 340 ना, सही है तब, ठीक है। चलिए, हेडिंग है हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। क्लियर? चलिए हम आपको बताते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन का। जैसे हमें कहीं पे अगर बॉडी की एक्टिविटी को अगर दिखाना है या बढ़ाना है या घटाना है, तो हार्मोन्स वहां पे जाकर के एक्ट करेगा, तभी तो वो बॉडी की एक्टिविटी को हमारे कंट्रोल करेगा। जैसे हमारे साथ साथ ये हमारा दोस्त है, ठीक है, दिनों हमारा दोस्त है, अगर ये हमारे घर पे आ रहे हैं, क्लियर, मुझे इसका नेचर पता है कि ये हर बात पे गाली दे देता है, क्या मैं अपने पेरेंट्स से मिलवाऊंगा? नहीं, मैं डायरेक्ट इसको उठा करके लेके जाऊंगा, मुंह बंद करके अपने कमरे पे लेकर जाऊंगा, किसी से मिलवाऊंगा नहीं, ठीक है। पता चले कि पापा से प्रणाम करने के लिए पापा जी नमस्ते, तुम्हारा बेटा गाली दे करके बात करे, ठीक है। तो यानी क्या है कि हमें इसका नेचर पता है, तभी तो इसलिए पहले हमने नेचर बताया हार्मोन का, ठीक है। यानी हमें हार्मोन का नेचर पता चल गया, तो अब उसके मैकेनिज्म के बारे में, एक्शन वो कैसे करता है, हमें अच्छे से पता होगा। अब मैकेनिज्म दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के मैं मैकेनिज्म बताऊंगा। पहला ऐसा मैकेनिज्म जो हमारे पास बॉडी में एक जगह पे, यानी हमारे पास हार्मोन्स आर हाईली स्पेसिफिक, पहला पॉइंट यही याद रखना है, ठीक है। हार्मोन्स क्या होते हैं? बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं टू द करेस्पॉन्डिंग, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दियर करेस्पॉन्डिंग रिसेप्टर, यानी उनके पास किस तरीके का रिसेप्टर है, अगर वो रिसेप्टर उनके पास होगा तभी ये बाइंड करेंगे, तभी ये एक्शन दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। यानी हो सकता है ये बेचारा हमारे ही सामने गाली देता हो, बाकी सबके सामने सीधा बन करके बैठा हो, हम ही को समझ सकते हैं कि या आप हमारे सामने या फिर हम आपके सामने बैठे हुए हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको क्या लग रहा होगा? सर बहुत सीधे हैं, आराम से आते हैं, पढ़ा करके चले जाते हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान दे देते हैं, ठीक है। सच्चाई पता करनी हो तो कभी 2-4 दिन हमारे साथ रह करके देख लो, ठीक है, सब कुछ पता चल जाएगा सर कितने बड़े डैश डैश हैं, ठीक है। तो यानी क्या है कि हमारे पास क्या है कि मैकेनिज्म हमें समझ में आनी चाहिए, क्लियर। तो यही बात हमें याद रखना है कि दो तरीके के मैकेनिज्म होते हैं। तो पहले कुछ पॉइंट लिख लेते हैं ना। हार्मोन्स और जनरल पॉइंट लिखेंगे, जनरल स्टेटमेंट, हार्मोन्स आर हाईली स्पेसिफिक, हार्मोन्स आर हाईली स्पेसिफिक, हाईली स्पेसिफिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ their corresponding receptor, their corresponding receptor, corresponding receptor in target cell, in target cell, क्लियर। चलिए अब बात आती है कि रिसेप्टर दो तरीके के होते हैं। रिसेप्टर कितने तरीके के होते हैं बताइए? दो तरीके के होते हैं, क्लियर। एक होता है हमारे पास क्या, इंटरसेलुलर रिसेप्टर, क्लियर। एक होते हैं हमारे पास कैसे, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, क्लियर। एक कैसे होते हैं, इंटरसेलुलर रिसेप्टर, और एक कैसे होते हैं, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। पहले समझेंगे उसके बाद लिखेंगे नहीं अभी, ठीक है। इंटरसेलुलर रिसेप्टर क्या है और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या है? जैसे कि हम आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझाना चाह रहे हैं। जैसे हमारे पास ये एक टारगेट सेल है, ये हमारे पास एक टारगेट सेल है, ये हमारा टारगेट सेल, और ये टारगेट सेल्स की क्या है,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये टारगेट सेल्स की क्या है बताइए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेम इनके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, ये हमारा क्या है? टारगेट सेल्स। ये हमारा क्या है? टारगेट सेल्स। उसकी ये क्या है बताइए? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। समझ में आएगा तभी लिखिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा, ठीक है? ये दोनों टारगेट सेल्स हैं। हर एक सेल्स की अपनी खुद की न्यूक्लियस होती है क्या? अरे बोलो। ये न्यूक्लियस हमने बनाया, इनके पास भी खुद का न्यूक्लियस आपको नजर आया? ये न्यूक्लियस नजर आया, क्लियर? अब हमने ये कहा कि हमारे पास ये एक हार्मोन हमने बनाया, यहाँ पे हमने एक हार्मोन बनाया, ये हमारा हार्मोन, ये हमारा क्या है? हार्मोन है। अगर इस हार्मोन का नेचर अगर प्रोटीन नेचर का हुआ, कैसा हुआ? यानी इस हार्मोन का नेचर अगर किस नेचर का है बताइए? अगर प्रोटीन नेचर का है या कह सकते हैं पेप्टाइड नेचर का है, तो ये क्या लिपिड में सोलुबल होगी क्या? बोलिए। नहीं, तो लिपिड इनसोलुबल हुआ ये, क्लियर? और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है? लिपिड्स की लेयर होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी कैसी होती है? लिपिड की बाई लेयर होती है। जब ये इसमें घुल नहीं पाएगी तो जाहिर सी बात है इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्लियर? जब इसको क्रॉस नहीं कर पाएगी तो जाहिर सी बात है इसको यहाँ तक पहुंचने के लिए यहाँ तक ये आई, क्लियर? ये अब यहाँ पे आकर के खड़ी है, ये आकर के खड़ी है। जैसे ये भाई साहब हमारे घर आए और हमारे घर वाले इनसे बनती नहीं है इनकी, ठीक है? तो ये बेल बजाएंगे, दरवाजे के बाहर ही रहेंगे, अंदर नहीं आएंगे। पता है क्यों? क्योंकि इनके मेरी बहन को पसंद नहीं है, ये मेरे पापा को नहीं पसंद है, मेरे घर वालों में किसी को नहीं पसंद है। तो इनको रिसीव करने कौन आएगा? सिर्फ और सिर्फ मैं आऊँगा, क्योंकि हाईली स्पेसिफिक हैं ये। वो डायरेक्ट बोलेंगे तुम मेरे दोस्त को बुलाओ, ठीक है? चलो मैं आ रहा हूँ, मैं इनका यहीं पे इंतजार करूँगा, मुझे भी तो डर है किसी से भेंट न हो जाएंगी, ठीक है? यानी अगर इंटरसेलुलर रिसेप्टर क्या होते हैं? अगर किसी भी हार्मोन के जो रिसेप्टर उनके प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे पाए जा रहे हैं तो ऐसे रिसेप्टर को हम क्या बोलेंगे? इंटरसेलुलर रिसेप्टर। समझ आई बात? यानी हमारे पास यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, ये जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, क्या बोला हमने? हार्मोन और रिसेप्टर क्या बन रहे हैं बताइए? जो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं वो कहाँ बनेंगे? वो कहाँ बनेंगे बताइए? सरफेस पे बनेंगे, क्लियर? अगर यही ये इतने ही अच्छे होते तो ये हार्मोन है हमारा, ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास हार्मोन है, ठीक है? ये डायरेक्ट क्या है कि ये स्टेरॉयड हार्मोन है, मान चलते हैं। कैसा हार्मोन है? स्टेरॉयड हार्मोन है, इनका नेचर स्टेरॉयड है। और जितने भी स्टेरॉयड होते हैं वो लिपिड सोलुबल होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? लिपिड सोलुबल होते हैं। तो ये हार्मोन डायरेक्ट हमारे बॉडी के अंदर आ जाएंगे, घुले हुए हैं, ठीक है? समझ आई बात? यानी इनके जो यहाँ पे हार्मोन आए, इनके रिसेप्टर कहाँ पे मिलेंगे इनको बताइए? इनके रिसेप्टर कहाँ पे मिले? साइटोप्लाज्म में मिले? अरे बोलिए। हो सकता है कि इनके रिसेप्टर कहाँ मिले? इनके रिसेप्टर कहाँ मिले हैं बताइए? न्यूक्लियोप्लाज्म में भी, क्लियर? यानी इनके दोनों सरफेस पे हैं, ठीक है? यानी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर जो होते हैं या तो न्यूक्लियोप्लाज्म में मिलेंगे या तो फिर साइटोप्लाज्म में मिलेंगे, यानी टारगेट सेल्स के इनसाइड हो रहे हैं, ठीक है? अगर इनसाइड में जा रहे हैं तब भी तो ये यहाँ पे बनेंगे। यानी हार्मोन रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स कहाँ कहाँ बन सकते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म में भी, और कहाँ मिल सकते हैं? साइटोप्लाज्म में भी। समझ गए मेरी बात? दूसरा पॉइंट, पहले वाली की खास बात, ठीक है? ये प्रोटीन हार्मोन हमारे बॉडी में अंदर गया, ठीक है? इंटर तो नहीं कर पाया ना, ये रिसेप्टर अब इनको लेकर के आएगा। क्या करके आए?
लेकर के आए, क्लियर। फिर भी मैं डायरेक्टली अपने घर तक नहीं लेकर के जाऊंगा, समझ आई बात। अब हम इनके घर गए हैं, मान चलते हैं मैं अपरिचित हूँ, ठीक है, यानी मैं किसी को कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ और सिर्फ इनको ही जानता हूँ या इनको भी नहीं जानता। मैं किसी के घर गया तुम लोगों में से, ठीक है, और मैंने डायरेक्ट बेल बजाई, ठीक है, तो डायरेक्ट हमने कहा कि तुम्हारे पापा आए, दरवाजा खटखटाए, तो डायरेक्ट पूछेंगे कौन, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली इंटर करके तो हम जा नहीं सकते, या कोई भी नहीं जाने देगा अपरिचित व्यक्ति को। क्या तुम लोग जाने देते हो? नहीं। तो सेम बात है, आपके पापा ने कहा और हमने कहा कि आपके घर में बम है, तो क्या ये बिलीव कर लेंगे? नहीं करेंगे, ठीक है। तो यानी अगर हम उनके पास जाते हैं, टकराते हैं, तो उनसे अगर बातचीत करते हैं और बातचीत करने से हमें ये पता चलता है, हमने कहा कि आपके घर में बेडरूम में बेड है, बेड जहाँ पे लगा हुआ है वहाँ पे बम लगा है, ठीक है, तभी उनको बिलीव नहीं होगा। वो थोड़ी नहीं कहेंगे चलो निकाल लेते हैं, ठीक है। फिर वो किसको बुलाएंगे? आपके घर में छोटे बच्चों को बुलाएंगे, या फिर उस बेड में जिसमें वो रहते हों, ठीक है। तो हो सकता है उस घर में कोई ना कोई एक चिंटू मिंटू बने हो, ठीक है। क्या बने हो बताइए? और उस चिंटू का नाम है क्या है? साइक्लिक एएमपी, ठीक है। क्या नाम है? साइक्लिक एएमपी। नहीं दिख रहा है साइक्लिक एएमपी? सी छोटे से, ठीक है, साइक्लिक एएमपी। यानी तुम्हारे एक भाई का नाम था डब्लू, डब्लू को बुलाए और कहें कि जाओ देखो बम है। चलो डब्लू भी नहीं है, कोई और मिल गया, क्लियर। बंटी मिल गए, बंटी भी नहीं थे, ठीक है, कोई और मिल गया, डीएजी। इनका फुल फॉर्म नाम बताएंगे, क्लियर। यानी जब भी ये यहाँ पे आएंगे तो हमारे पास जो होगा यहाँ पे फर्स्ट मैसेंजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? फर्स्ट मैसेंजर। यानी पहली बार देखने जाएंगे और देख करके बताएंगे कि है या नहीं है एक्चुअल में। यानी मुझे नहीं जाने दिया ना बम निकालने, यानी आपके घर के सदस्य को जाने दिया। यानी प्रोटीन नेचर में जब भी आप देखेंगे तो फर्स्ट मैसेंजर का काम कर रहा है हमारे पास साइक्लिक एएमपी, फर्स्ट रिस्पॉन्स। एनसीईआरटी से बनाएंगे अभी हम, क्लियर। क्यों? क्योंकि हम तो सोल्यूबल नहीं है ना आपके घर के, क्लियर। परिचित होते तो डायरेक्ट इंटर कर लेते, जहां जहां गड़बड़ी होती वहां वहां देख लेते, क्लियर। बट अगर हम अपरिचित हैं तो जाहिर सी बात है सोल्यूबल नहीं है, तो जाहिर सी बात है हमारे पास आपके ही घर के लोग देखेंगे। तो साइटोप्लाज्म में क्या पाए जाते हैं? कुछ हमारे पास रिसेप्टर मौजूद होते हैं, ठीक है, जो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं, ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स। और इसी को हम बोलते हैं फर्स्ट मैसेंजर। और आपके एनसीईआरटी ने सिर्फ और सिर्फ किसको लिखा है? साइक्लिक एएमपी को लिखा है, ठीक है। वो प्राइमरी हमारे पास क्या करता है? फर्स्ट रिस्पॉन्स जनरेट करता है, और फर्स्ट रिस्पॉन्स जा करके तब देखता है हमारे पास कहाँ पर? सेल्स के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहते हैं क्या? न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट है हमारे पास? बहुत ज़्यादा जेनेटिक मटेरियल। और उसी जेनेटिक मटेरियल को हम क्या नाम देते हैं? जीनोम, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट इन सिंगल सेल्स, ठीक है, न्यूक्लियस, उसी को जीनोम बोलते हैं, क्लियर। अब ये इसके पास गया, और इसके पास जाने के बाद क्या हो रहा है, ठीक है, बुलाओ भैया, रुक जा रहे हैं ये तो। क्यूआर स्कैनर है भैया, कोई पे करेगा फोन? चलो, ये लोग भी स्कैनर मांगते हैं क्या आप? चलो, गरीब है ना, पैसे दे दिया करो इस लोगों को। सुनते ध्यान से। अब फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किए और ये इनके पास आएंगे, क्लियर। और ये जीनोम में जा करके फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाएंगे। क्या लाएंगे बताइए? फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे लाएंगे? कैसे चेंजेस लाएंगे? जीनोम अगर हमारा चेंज होगा तो प्रोटीन हमारी चेंज होगी, प्रोटीन चेंज होगी तो कैरेक्टर चेंज होगी, कैरेक्टर चेंज होंगे तो हमारी बॉडी चेंज होगी। बोली बात सही है? इसी तरीके के आपसे पूछे जाएंगे, क्लियर। पहले इंट्रासेलुलर और इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के डिफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक है। पहले ये बनाइएगा मत, पहले अभी आप रिसेप्टर के बारे में डिफिनीशन लिख लेते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बात हमारी कैसे करा है? चलिए लिखेंगे पहले। इंटरसेलुलर रिसेप्टर एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में डिफरेंस ना।
डिफरेंस नहीं है, डिफिनीशन ही है एक एक लाइन की, ठीक है। लिखेंगे इनमें, रिसेप्टर प्रेजेंट इनसाइड द सेल, इंट्रासेल्युलर में क्या लिखेंगे, जो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर प्रेजेंट है। इंट्रा बोल रहा हूं, इंट्रा का मतलब अंदर, समझ में आई बात। दैट इज कहां कहां बताइए, इन साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, क्लियर। क्लियर, चलिए इंटरसेलुलर में बताइए कहां पे प्रेजेंट होंगे रिसेप्टर, रिसेप्टर प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन, बोली बात सही है, सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे ना। दिखाई तो नहीं दे रहा है ना, सुनाई तो दे रहा है ना, ठीक है। तो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो कहाँ पे प्रेजेंट है बताइए, सरफेस पे। और यहाँ पे इंट्रासेलुलर में रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म में, क्लियर। हो गया, हो गया, चलिए हेडिंग डालते हैं। व्हाइट कभी कभी यूज कर रहे हैं, बाकी जगह तो ब्लू ही यूज किया है, कई कई जगह पे थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल नहीं दिखाई देता क्या व्हाइट, छोटा है, मोटा है, चलो देख लेते हैं, ये पतला तो बहुत है। चलिए ठीक है, तो पतला करेंगे ना, हो गया। चलिए एक सुंदर सी हेडिंग डालते हैं। अच्छा वो डायग्राम बनाना था क्या, नहीं बनाना है, समझाना था केवल, ठीक है। जो डायग्राम बनाना है अब बनाएंगे ना, क्लियर। सेम वही चीज़ों को तो बनाएंगे, चलो इच्छा पूरी कर लो, नहीं तो नाराज हो जाओगे, फिर से बनवाएंगे ना, ठीक है। चलिए बनाइए फिर, नहीं बनाओगे, नहीं बनाओगे, चालाक हो, यू आर वेरी चालाक, है ना। चलिए देखते हैं, अब सुन ध्यान से, हेडिंग डालते हैं हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन एक्शन। समझा, स्टेरॉयड हार्मोन एक्शन। चलिए फिर से बोलना स्टार्ट करिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, टारगेट सेल्स की ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। ये हमारे पास न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास ये क्या पाए जा रहे हैं, जीनोम, ये हमारा क्या है, जीनोम,
और ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। यहां तक समझ में आया? यहां पे हमारे पास ये हार्मोन, और ये कैसे हार्मोन बताइए, कैसे हार्मोन? स्टेरॉयड हार्मोन। ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन की सबसे खास बात क्या होती है? लिपिड सोलूबल होती है। क्लियर? तो इनके मैसेंजर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? इनके मैसेंजर कहाँ पे प्रेजेंट होंगे बताइए? क्लियर? या तो यहाँ प्रेजेंट होंगे, या तो फिर कहाँ प्रेजेंट होंगे? यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। बोलिए बात सही है? तो ये जब भी इनके पास आएगा, इनके पास जब भी आया, तो एक तो यहाँ पे बनाएंगे, या तो एक यहाँ पे बनाएंगे। क्लियर? यानी हमारे पास ये जो हैं, ये क्या है? ये हमारे पास क्या है? स्टेरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। चलिए क्वेश्चन बताइए। हार्मोन रिसेप्टर, स्टेरॉयड को हमने हार्मोन ही बोला, ठीक है। स्टेरॉयड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कहाँ बनेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, बोथ या नन? बोथ। समझ आई बात? प्राइमरली किस पे जाएंगे? प्राइमरली किस पे जाएंगे? साइटोप्लाज्म में? नहीं, न्यूक्लियो में। अगर मेरा काम इनका डायरेक्ट इनसे है, मैं इनके घर वालों से परिचित हूँ, डायरेक्ट इनसे मिलूंगा, पहले घर वालों से जाकर मिलूंगा, हेलो माता जी कैसी हैं, क्या हाल है, जो काम है पहले इनसे करूंगा ना। समझ आ रही बात? इसलिए ये दोनों जगह जाएंगे, बट मिलेंगे कहाँ पे? ठीक है, समझ आई बात? चलिए दूसरा पॉइंट आता है हमारे पास, क्या है कि ये इस तरीके से बनेंगे। क्लियर? अब बनाइए डायग्राम इसको। रुकिए एक बार अब पढ़ा दें, ठीक है, पढ़ाई दे रहे हैं तब खत्म करते हैं। अब हमने ये कहा कि हमारे पास क्या है कि ये जाएंगे इनके पास, और इनके पास जाकर के इस जीनोम के अंदर क्या लाएंगे बताइए? चेंजेस इन डीएनए। अगर डीएनए के अंदर चेंज हुआ तो क्या एमआरएनए सही से बन पाएगा? नहीं। एमआरएनए अगर सही नहीं बन पाया तो क्या प्रोटीन हमारी चेंज होगी? ये सब भी चेंज होगा। और अगर ये चेंज हुआ तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो फिजियोलॉजिकल होगा चेंजेस आएगा। बोलिए। और फिजियोलॉजिकल चेंज होने के बाद ग्रोथ होता है। आपके एनसीईआरटी ने लिखा है ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू, डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू, इतनी सारी चीजें होती हैं इनके अंदर। क्लियर? ये बदलाव है। समझ आई बात? जल्दी करिए। पीएम का मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। प्रधानमंत्री ना समझ लेना तुम लोग। क्लियर?
हो गया, जो चीजें बनाई है वही चीजें हमने लिख दी है, ठीक है। शुद्ध ध्यान से पहला क्या लिखा है, हमने ये कहा कि हमें पहले से पता था कि स्टेरॉइड जो होती है वो लिपिड सोल्यूबल होती है, इसलिए हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इजीली डिफ्यूज कर जाती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमने ये कहा कि जो रिसेप्टर होंगे वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे या तो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। अगर साइटोप्लाज्म में और न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है तो हार्मोन रिसेप्टर जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो साइटोप्लाज्म में भी बनेंगे और न्यूक्लियोप्लाज्म में भी बनेंगे। और यही हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो होती है वो चेंजेस लाती है हमारे किसके अंदर, जीनोम के अंदर, और यही जीनोम आगे चल करके फिजियोलॉजिकल चेंजेस में हमें बदलाव कर देती है। बस बात खत्म। क्लियर? नोट डाल करके लिखते हैं कुछ बातें। नहीं लिखा है? जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाइए। अरे नहीं समझ आ रहा है तो अपने मन से भी तो लिख सकते हो, जो चीजें हो रही है वही चीजें तो लिखा है। क्लियर? कोई बड़ी चीजें नहीं लिखी हैं। अल्टर का मतलब होता है चेंज करना, ठीक है, दोनों का मतलब सेम है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पीएम का मतलब होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं उनका जो एक्शन होता है स्लो होता है बट लॉन्ग लास्टिंग होती है। कैसी होती है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना है, लॉन्ग लास्टिंग और स्लो, ठीक है, स्टेरॉइड का। हो गया? अरे बोलिए, चलिए आगे बढ़े, बढ़ जाए। चलिए, जो होगा तो पीडीएफ तो जाएगा ही ना, उसमें देख लीजिएगा। एक बात नोट डाल करके लिखिएगा, एक बात नोट डाल करके लिखिएगा, ये जो आइडोथायरोनिन हमने आपको बताया था, ठीक है, ये भी हमारे पास डायरेक्ट क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाती है, जबकि अमीनो एसिड है। फिर क्यों? अमीनो एसिड डेरिवेटिव होने के बावजूद भी ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डायरेक्ट डिफ्यूज कर जा रही है। लिपिड इनसॉल्युबल है ये, फिर भी क्रॉस कर रही है। पता है क्यों? स्मॉल साइज की होती है, ठीक है, बहुत छोटी साइज की होती है इसलिए डिफ्यूज कर जाती है। तो लिखेंगे आइडोथायरोनिन, आइडोथायरोनिन, आइडोथायरोनिन आर वेरी स्मॉल इन साइज, नोट डालकर लिखेंगे, आर वेरी स्मॉल इन साइज, आर वेरी स्मॉल इन साइज, so easily enter into the target cells, so easily enter into the target cells, and having intracellular receptor in nucleoplasm, यानी इनके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर इन न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है, यानी टारगेट सेल्स के अंदर इनके जो रिसेप्टर होते हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी इतना छोटी होती हैं कि ये डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गई, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से किसको क्रॉस कर गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर तो न्यूक्लियर पोर होता है ना, उसमें क्रॉस करने की जरूरत नहीं, वैसे ही चली जाएंगी, ठीक है, इसलिए वो डायरेक्ट इंटर कर जाती हैं सेल में, सेल के अंदर न्यूक्लियस में भी इंटर कर जाती है, इसलिए इनके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है। समझ आई बात? चलिए सेकंड पॉइंट, आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है यहाँ पर मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन एक्शन। प्रोटीन के हार्मोन के एक्शन का हमें क्या करना है, मैकेनिज्म हमें समझना है। क्लियर? फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। क्लियर? समझे कैसे? ये हमारे पास ये हमारे पास आया। क्लियर? इनके अंदर क्या प्रेजेंट है बताइए, हमारे न्यूक्लियस
ये न्यूक्लियस है हमारा। क्लियर? इनके जो रिसेप्टर हैं, हमने क्या कहा, इनके जो रिसेप्टर है वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे बताइए। एक यहाँ पर। क्लियर? क्या यहाँ पे प्रेजेंट होंगे? नहीं। बहुत बढ़िया। अब हम समझते हैं कि हम मान चलते हैं कि यहाँ पे एक हार्मोन आया, ये हमारा क्या है, हार्मोन है। और ये कैसा हार्मोन है बताइए? प्रोटीन हार्मोन है। प्रोटीन हार्मोन कैसा होता है बताइए? लिपिड, लिपिड इनसोल्यूबल होता है। क्लियर? तो ये यहाँ पे आएंगे, ये लिपिड वाला ही, ध्यान सुनेंगे, ये लिपिड वाला ही ये फर्स्ट मैसेंजर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है बताइए? आप हमें बताइए, आपके घर संदेश लेकर के कौन आया था? मैं। तो पहला मैसेंजर कौन? मैं ही खुद हुआ ना। तो पहला मैसेंजर यही काम करता है। क्लियर? जब ये हम आपके पापा से मिले आपकी शिकायत करने के लिए, तो सेकंड मैसेंजर कौन हुआ? आपके पापा। समझ आई बात? अगर मैंने उनको संदेश अच्छे से बता दिया कि बेटा आपका बिगड़ गया है, तुरंत एक्शन दिखा देंगे, तुरंत फिजियोलॉजिकल चेंजेस किसके अंदर आया? आपके अंदर। बहुत बढ़िया, अच्छे समझ गए। क्लियर? यानी अभी तक तो पढ़ाना बेकार था, एक बार में तुम लोग समझ गए इसको ना। तो यानी क्या है कि आपके घर हम आए प्राइमरी मैसेंजर बन करके, और यहाँ पर क्या बनाया हमने? प्रोटीन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। कहाँ बनाया? मेम्ब्रेन पर। यानी इसीलिए इनको बोला जाता है मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। इसी का दूसरा नाम एनसीईआरटी क्या लिखती है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। क्लियर? अब ये जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर यहाँ पे आए, ये यहाँ पर क्या करेंगे? सेकंड मैसेंजर जनरेट करेंगे। क्या करेंगे बताइए? यानी ये यहाँ पे क्या करेंगे? सेकंड मैसेंजर को जनरेट करेंगे। सेकंड मैसेंजर में हमारे पास साइक्लिक एएमपी आते हैं। क्लियर? IP3 आते हैं, DAG साहब आते हैं। ये इतने लोग आते हैं, सभी का हम नाम लिख लेंगे। ठीक है? इनको हम बोलते हैं साइक्लिक एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या याद रखेंगे? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। IP3 का नाम है आइनोसोल ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? ये इनका नाम है। और इनका नाम हमारे पास आता है डाई एसाइल। एसिटाइल नहीं बोल रहा हूँ, एसाइल बोल रहा हूँ। ठीक है? ग्लिसरॉल। कभी पूछे नहीं जाएंगे आपसे। क्लियर? समझ आई बात? यानी सेकंड मैसेंजर ने इनको क्या किया? जनरेट किया। और ये सेकंड मैसेंजर किसके पास जाएंगे बताइए? यहाँ पे मान चलते हैं एक रिसेप्टर हार्मोन का, और दूसरा हमारे पास किसका बताइए? हार्मोन रिसेप्टर इनके पास गए। क्लियर? अब ये किसके पास जाएंगे? न्यूक्लियस के अंदर जाएंगे, न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर। और न्यूक्लियर प्लाज्म के अंदर क्या पाया गया है बताइए? उनके जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? यानी अब ये क्या करते हैं सेकंड मैसेंजर? ये अल्टर करते हैं या चेंज करते हैं। ठीक है? चेंज क्या कर रहे हैं? जीनोम ऑफ टारगेट सेल्स। टारगेट सेल्स के जीनोम को क्या करते हैं बताइए? इनके चेंज करते हैं। ठीक है? अब जब टारगेट सेल्स के जीनोम अगर चेंज हो गए, तो क्या डीएनए अगर हमारा चेंज हो जाएगा? और डीएनए अगर चेंज हुआ तो क्या हमारा एमआरएनए चेंज होगा? एमआरएनए चेंज हुआ तो क्या मेरा प्रोटीन चेंज होगा? और प्रोटीन चेंज हुआ तो क्या मेरे कैरेक्टर चेंज होंगे? यानी ये फिजियोलॉजिकल अफेक्ट देंगे कि नहीं देंगे? ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे? और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ही तो हमारे क्या हैं? कैरेक्टर है। क्या है बताइए? कैरेक्टर। सेम वही पॉइंट जो चलते चले आ रहे हैं, चलते आगे। क्लियर? इससे ज्यादा और कुछ एनसीईआरटी लिखा है? नहीं लिखा है। क्लियर? जल्दी करिए। उससे पहले कुछ यही लिखा है
कि यहाँ पे चेंज कर रहा है, चेंज होने से पहले ये बायोकेमिकल रिस्पॉन्स गिराता है। क्या यही लिखा है क्या? बायोकेमिकल रिस्पॉन्स के बाद ही, ठीक है। एक स्टेप भूल गए थे बस, और कुछ नहीं। क्लियर? सब कुछ है जैसे वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। ये क्या है? जीनोम। ये क्या है? न्यूक्लियस। ये हमारा यहाँ पे सेकंड मैसेंजर। क्लियर? बायोकेमिकल रिस्पांस का मतलब क्या है कि यही डीएनए से आरएनए के अंदर चेंजेस आएगा, आरएनए से प्रोटीन के अंदर चेंजेस आएगा, केमिकल के ही तो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। हो गया? सुन दे, पहले लिख लेते हैं उसके बाद बना लीजिएगा, कहीं जाएगा नहीं ना। क्लास हो गई हमारी, थोड़ा लिख लेते जल्दी। लिखेंगे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट लिखेंगे, प्रोटीन आर लिपिड इनसोल्युबल। प्रोटीन्स आर लिपिड इनसोल्युबल। प्रोटीन्स आर लिपिड इनसोल्युबल, so cannot enter inside the target cell, इसलिए हमारी टारगेट सेल्स के अंदर इंटर नहीं कर पाती। क्लियर? दूसरा पॉइंट, रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन, रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन, रिसेप्टर फॉर प्रोटीन हार्मोन present on the surface of plasma membrane, present on the surface of plasma membrane, present on the surface of plasma membrane, that is membrane bound receptor, that is कैसे रिसेप्टर बताइए? membrane bound receptor, that is membrane bound receptor। क्लियर? थर्ड पॉइंट लिखेंगे, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसेस सेकेंड मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर तो खुद हार्मोन है, ठीक है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूसेस सेकेंड मैसेंजर इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल। सेकेंड मैसेंजर का एग्जांपल क्या क्या है बताइए? साइक्लिक एएमपी, IP3, DAG, कई जगह पे कैल्शियम आयन भी है, ठीक है। कई जगह पे कैल्शियम आयन भी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करती है। क्लियर? आपके एनसीईआरटी में लिखा है कैल्शियम आयन, लिखा होगा कहीं ना कहीं। क्लियर? तो सेकेंडरी मैसेंजर का काम कैल्शियम आयन भी कर रहा है। नेक्स्ट लिखेंगे हमारे पास, सेकेंड मैसेंजर शोज फिजियोलॉजिकल चेंजेस। सेकेंड मैसेंजर शोज फिजियोलॉजिकल इफेक्ट which is required by hormone to regulate cell metabolism, क्लियर? खत्म हो गया। सुनिए, जैसे मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन हार्मोन के जो एक्शन होते हैं वो बहुत ही फास्ट होते हैं और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। कैसे होते हैं बताइए? जस्ट उल्टा कर दीजिएगा, फास्ट होते हैं और कैसे होते हैं? शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। क्लियर? कैसे होते हैं? फास्ट और शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं। अभी चैप्टर की शुरुआत नहीं किए हैं हम। क्लियर? अभी तो हम धीरे धीरे बेसिक चीजें बता रहे हैं आपको। क्लियर? अब हेडिंग डालते हैं हमारे पास, फीडबैक मैकेनिज्म। हेडिंग क्या होगी हमारी? फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म को कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फीडबैक का मतलब तो समझ में आता है ना? अच्छा, मतलब कल समझाएंगे। जो समझ में आता है वो वैसा है नहीं डिफिनेशन जो तुम्हें समझ में आता है।